यूरोप के 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को फ्रांस पहुंचे। पेरिस हवाई अड्डे पर उतरने पर उनका फ्रांस की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो हवाई अड्डे से बाहर निकले, जहां भारतीय मूल के लोगों ने तिरंगा लहराकर उनका वेलकम किया। पेरिस पहुंचने पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। इस दौरान मैक्रों की पत्नी भी उनके साथ थी। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत भी हुई। आज पीएम मोदी स्वदेश लौट रहे हैं। यूरोप के 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी सबसे पहले जर्मनी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी को बच्चों से भी विशेष लगाव है। डेनमार्क में भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ढोल बजाते हुए भी नजर आए। पीएम मोदी भारतीय समुदाय से भी उन्होंने मुलाकात की। डेनमार्क में रहने वाले भारतीयों में भी पीएम मोदी के लिए खासा क्रेज दिखा। तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। गजब का उत्साह लोगों में है। ये लोग खुश हैं प्रधानमंत्री मोदी को देख करके और इनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और एक खास बात मैं आपको बताती हूँ, छोटी बच्ची से आप जिन्होंने ये खूबसूरत फोटो बनाई है पीएम मोदी की, और ये बच्ची रो रही थी, आप चेहरे पे देख सकते हैं। उसके बाद बाकायदा इस पेंटिंग को होटल में पीएम मोदी के रूम में भिजवाया गया। और ये देखिए उन्होंने साइन किए हैं यहाँ पर। ये साइन मोदी की तरफ से किए गए हैं। और उसके बाद बच्ची शांत हुई है। क्या नाम है आपका? आप क्यों रो रही थी? आप क्यों रोई? क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किया। आप कर दिए? कहाँ पे किए हैं साइन? दिखाओ हमको दिखाओ। आप शांत हुई है? हाँ, शी वॉज क्राइंग बिकॉज जब सर जा रहे थे तो वो साइन नहीं किया कर पाए, क्योंकि वो थोड़ा शाई फील कर रही थी, तो वो दिखाई नहीं। तो फिर बाद में एक सर ने हमें साइन करा के दिया, बिकॉज उसने रात भर बैठ के उसने पेंटिंग बनाई थी और विश्वनाथ मंदिर भी ड्रॉ किया था। बिकॉज हमारे विश्वनाथ मंदिर के लिए, हाँ मंदिर भी है इसमें, विश्वनाथ टेम्पल भी है। ये देखिए, ये छोटी बच्ची ने ये ड्राइंग की है जिसमें टेम्पल भी बनाया हुआ है और इसमें भी साइन किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, दोनों पेजेस में साइन किए हैं। ये दूसरा पेज है और ये मेड बाय अमायरा सिंह नाम भी लिखा हुआ है। और अब ये खुश है, आप खुश हो? हाँ। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कितना प्यार है इनका पीएम मोदी के प्रति। और पीएम मोदी ने भी इनको निराश नहीं किया। जहाँ कहीं भी वो जाते हैं वो ऑटोग्राफ देते हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। और उनका ये कार्यक्रम काफ़ी खास रहा कई मायनों में, जिसमें द्विपक्षीय रिश्ते तो थे ही, साथ ही प्रवासी भारतीयों से मिलना भी था। मध्य प्रदेश के खरगोन में 24 दिन बाद कर्फ्यू खत्म हो गया। एमपी के खरगोन में कर्फ्यू खत्म होने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। धार्मिक स्थलों में पहले साफ सफाई की गई। इसके बाद वहां पूजा अर्चना, प्रार्थना और इबादत का दौर फिर से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बाजारों में इलाके के एसडीएम तय सीमा के बाहर पड़े सामानों को हटाते दिखे। बताया जा रहा है कि बाजारों में अतिक्रमण की वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम की समस्या होती है, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में आई थी। बच्ची की हत्या के बाद उसका शव भूसे के ढेर में छिपा दिया गया था। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और महायुद्ध के बीच यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के कई प्रांतों में इस वक्त एयर अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यानी कि इन प्रांतों में रूस के हवाई हमले की आशंका जताई जा रही है और इसे लेकर यूक्रेन ने यहां पर एयर अलर्ट जारी किया है। ये सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं, जो कि चारों तरफ बजती हुई नजर आ रही है। और इसी आवाज के जरिए लोगों को आगाह किया जा रहा है कि किसी भी वक्त हमला हो रहा है। ऐसे में आप जहां कहीं हैं वहीं पर रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में मौजूद मकीवका शहर में रूस के कब्जे वाला तेल का एक डिपो जलकर राख हो गया। रूस का आरोप है कि तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके कुछ डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें तेल डिपो से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, क्योंकि तेल की वजह से वहां आग का बवंडर उठता दिखा। डोनेस्क इलाके के मकीवका शहर में मौजूद इस तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उसे देखा जा सकता था। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया।
जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिपो में लगी आग और भड़कती चली गई। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। रूसी सेना के कब्जे वाले इस तेल डिपो के आसपास कई मकान भी बने थे और डर ये था कि आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। और रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है बल्गेरिया से। बल्गेरिया ने कहा है कि वो यूक्रेन के सैन्य उपकरणों की मरम्मत करने की मदद जारी रखेगा। इसे लेकर बल्गेरिया की संसद में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। हालांकि बल्गेरिया ने यह कहा है कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य साजो सामान की मरम्मत करेगा, ना ही यूक्रेन को सीधे तौर पर कोई हथियार मुहैया कराएगा। और बूचा नरसंहार के बाद अब पूरे बूचा इलाके को यूक्रेन की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब यहां के जंगलों से रूसी नरसंहार के सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं। बूचा के माकारीव के जंगलों से दिखाते हैं न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माकारीव और आसपास के इलाकों में जो जंगलों में रशियन टैंक्स थी उनको फिलहाल यूक्रेन सेना द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन हो रहा है कि कहीं मास ग्रेव तो है नहीं। ये देखिए, जो रशियन टैंक माकारीव के जंगलों में बेस बना के यहाँ रशियन सैनिक रहते थे, उन टैंकों को यूक्रेन सेना ने निशाना बनाया था। सामने रशियन टैंक है, उसको बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पर हो सकता है, वो बता भी रहे हैं कि दूरी से आप इसको शूट करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई अंदर रॉकेट लॉन्चर हो या फिर दबाव में आने के बाद माइंस भी फटे। ऐसे में दूरी से उस क्रेन से उस जो टैंक है उसको खींचा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में चल रहा है कि कहीं कोई मास ग्रेव है या नहीं, और वहाँ पर है तो उसको बाहर, चूँकि अब तक इस इलाकों में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक 1200 से ज़्यादा आम नागरिकों को रशियन सैनिक ने कीव और आसपास के रीजन में निशाना बनाया है। और ये न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन की ये तस्वीरें, जहां पर इस तरीके से यूक्रेन सेना द्वारा रशियन टैंकों को जो तबाह की गई थी यूक्रेन सेना द्वारा, उनको फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है। और उधर यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाए गए एक इलाके का दौरा किया, जहां उन्हें सड़कों पर कुछ जवानों के शव पड़े दिखाई दिए। दावा यह किया गया है कि ये रूसी फौजी थे और यूक्रेन के हमले में इनकी मौत हुई थी। सड़क पर सैनिकों के शव जेड आकार में पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, उनके हाथों पर रूसी सेना के प्रतीक वाले फीते भी बंधे नजर आए। जवानों के शव केवल एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में पड़े दिखे। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक टूटी इमारतों के अंदर भी शवों की तलाश करते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने घरों और बेसमेंट में रह रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें जरूरी मदद भी पहुंचाई। वहीं गोलाबारी के बाद शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखाई दिए। कुछ इमारतें पूरी तरह बर्बाद दिखीं और चारों तरफ उनका मलबा बिखरा नजर आया, जबकि एक दुकान तो बमबारी के बाद आग की लपटों के बीच घिरी नजर आई। कई दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पिछले हफ्ते में खार्किव के अलग अलग इलाके से करीब 11 गांवों को रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद करवाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में 24 दिनों के बाद कर्फ्यू खत्म हो गया। एमपी के खरगोन में कर्फ्यू खत्म होने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। धार्मिक स्थलों में पहले साफ सफाई की गई, इसके बाद वहां पूजा अर्चना, प्रार्थना और इबादत का दौर फिर से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बाजारों में इलाके के एसडीएम तय सीमा के बाहर पड़े सामानों को हटाते दिखे। बताया जा रहा है कि बाजारों में अतिक्रमण की वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम की समस्या होती है, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में आई थी। बच्ची की हत्या के बाद उसका शव भूसे के ढेर में छिपा दिया गया था। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है, वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने जाने वाले इस हथियार के ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी तरफ से 2S7 माल्का तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूसी सेना ने अपनी इस ताकतवर तोप से यूक्रेन के ठिकाने पर पहले एक गोला दागा और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए।
इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया, जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद 2 सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए, लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया। और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह खाली करवाने के लिए रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। वहां स्टील प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक इमारत को रूस की सेना के एक टैंक ने धराशायी कर दिया। और इस हमले का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव बटालियन ने जारी किया। वीडियो में रूसी सेना का एक टैंक कई मंजिला एक इमारत पर कुछ फीट की दूरी से गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला इमारत से टकराता, वहां धूल का एक गुबार उठता नजर आता। इमारत के एक हिस्से में तो टैंक से बरसाए गए बम ने आग ही लगा दी। इस बीच उसने एक के बाद एक कई गोले दागकर बिल्डिंग के पास खड़ी एक कार के परखचे उड़ा दिए। टैंक की मार से इमारत के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए। उसके चारों तरफ से धुएं का बवंडर सा उठता दिखाई दिया, लेकिन फिर भी रूसी सेना ने हमले नहीं रोके। वहां से पीछे हटते हुए टैंक ने जैसे ही एक और गोला दागा, इमारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया और रूसी सेना के इस हमले में पूरी इमारत खंडहर में बदल गई, जिसके बाद रूस की सेना के कुछ जवान यूक्रेन के छिपे हुए सैनिकों को ढूंढने के लिए इमारत में घुस गए। लेकिन उन्हें वहां यूक्रेन की सेना के जवान नहीं मिले, बल्कि बिल्डिंग के बेसमेंट में जान बचाने के लिए छिपे हुए मारियोपोल के नागरिक मिल गए। हमले के थोड़ी देर बाद ही ड्रोन से ली गई तस्वीर में वो सभी लोग इमारत से बाहर निकलते नजर आए। जो मारियोपोल शहर पर कब्जे के बाद ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के इलाके में जाकर छिप गए थे, लेकिन रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर आने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहां मौजूद रूसी सेना के जवानों ने उन्हें एक जगह जमा किया और फिर उन्हें वहां से लेकर चले गए। बताया गया कि हमले में तबाह हुई इमारत के बेसमेंट में 16 लोग छिपे थे। जिन्हें रूसी सेना के जवान किस जगह लेकर गए, इसकी जानकारी अज़ोव बटालियन को भी नहीं लग पाई। लेकिन इस वीडियो को जारी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना यह आरोप दोहराया कि यूक्रेन के सैनिकों के नाम पर रूसी सेना उनके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि एक दिन पहले भी रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाकर ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए थे। असल में रूसी सेना लगातार ये दावा कर रही है कि स्टील प्लांट और उसके आसपास की बिल्डिंगों में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों के सरेंडर के लिए वो उस इलाके में जोरदार हमले कर रही है, जिसके लिए उसने रॉकेट लॉन्चर का भी सहारा लिया। हालांकि रूस की सेना के इन भीषण हमलों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने अभी पूरी तरह हथियार नहीं डाले। यही वजह है कि मारियोपोल पर 2 हफ्ते पहले ही कब्जे का दावा करने वाली रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रही है। यूपी के सहारनपुर में बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई। सहारनपुर के पहाड़ी इलाके में बारिश के बाद बरसाती नदियों में उफान आ गया। नदी में पानी भरने से कई राहगीरों की मुसीबत बढ़ गई। कई बाइक सवार तो बाइक समेत पानी के बीच से रास्ते पार करते दिखाई दिए। यूपी के कासगंज में आई आंधी से एक परिवार में कोहराम मच गया। तेज आंधी के बीच एक पेड़ उखड़ गया, जिसकी चपेट में आकर 14 साल के एक लड़के की मौत हो गई। कासगंज के कुछ इलाकों में तेज आंधी के बाद पेड़ गिरने से कई रास्ते बंद हो गए। यूपी के आगरा में आंधी की चपेट में आकर एक पेट्रोल पंप का छज्जा गिर गया। हादसे के वक्त नीचे जमीन पर एक लड़का खड़ा था, जो छज्जे के मलबे की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। हादसे की ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और इस बीच यूक्रेन के खार्किव में जंग का मोर्चा संभालने वाली कराकेन यूनिट के सैनिकों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेन की फौज के इस खास दस्ते के जवान जंग में रूसी सैनिकों के दांत खट्टे करते हुए नजर आए।
क्योंकि उनका मकसद किसी भी हाल में खार्किव को बचाना था। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों में लदे जवान इलाके के चप्पे चप्पे की निगरानी करते दिखे। उन्होंने घेराबंदी कर शहर की तरफ आने वाले रास्तों को जैम कर दिया, तो वहीं कुछ सैनिक जंगल में गश्त करते दिखाई दिए। वीडियो में वो लोग रूस की टुकड़ियों से भिड़ते भी नजर आए। जहाँ भी उनका रूस से सामना हुआ, वहाँ हथियारों का जवाब हथियारों से दिया गया। टैंक, मशीन गन और मिसाइलों से लैस इस टुकड़ी के सैनिक अलग अलग इलाकों में रूस की फौज से लोहा लेते दिखे। गाड़ियों में भरकर दुश्मन के इलाके पर ये कदम कहर की तरह टूटे, जिसके बाद वहां सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ इन सैनिकों की हिम्मत को भी इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई। स्पेशल यूनिट के कई जवान जख्मी हालत में दिखे, जिनका इलाज उन्हीं के साथियों ने किया। साथ ही उनकी मदद से खतरे वाले इलाके से लोगों को निकाले जाने की तस्वीरें भी इसमें दिखाई गई। इसके अलावा उनकी मदद से जीते रूस के टैंक और हथियारों के गोदाम का भी वीडियो में जिक्र किया गया, जहाँ कई सैनिक तमाम आधुनिक हथियार, जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला बारूद को अपने कब्जे में लेते दिखाई दिए। राजधानी मॉस्को में रूस की सेना ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि इसी तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था और इसी दिन हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था। और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस जीत का जश्न मनाता है। दावा है कि यूक्रेन की जंग के बीच मनाया जा रहा विक्ट्री डे रूस के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई। इसके लिए राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें रूस ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। परेड की रिहर्सल का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें कई लड़ाकू विमान आसमान में रंग बिखेरकर रूस का झंडा बनाते दिखाई दिए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में शहर के ऊपर से एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान गरजते हुए आगे बढ़ते दिखे। दावा किया जा रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। फिनलैंड रूस से लगी अपनी सीमा पर टैंकों की तैनाती में भी जुटा है, ताकि रूस के हमला करने पर वो उसका जवाब दे सके। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें फिनलैंड के एक इलाके में कई टैंक नजर आए, जिन्हें मालगाड़ी के जरिए ले जाया जा रहा था। यूक्रेन की मीडिया ने यह दावा किया कि फिनलैंड इन टैंकों को रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर तैनात कर रहा है, ताकि अगर पुतिन की सेना उस पर हमला करती है तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। असल में रूस ने नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड को हाल ही में धमकी दी थी। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है और अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा बना तो इस सैन्य संगठन से जुड़े 30 देशों की फौजें उसके घर तक पहुंच जाएंगी। बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया। बेंगलुरु में कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। ये लोग कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। सीनियर महिला T20 ट्रॉफी का खिताब रेलवे की टीम ने जीत लिया। उसने फाइनल में महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराया। हिमाचल प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और उधर खबर है कि अमेरिका हवाई जहाज से अपने दुश्मन पर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आज तक ही नहीं बना है, उस हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर करने के लिए अमेरिका ने अपने एकदम नए नवेले F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट को चुना है। यानी कि F-15EX ईगल 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बरसाने वाला अमेरिका का पहला विमान हो सकता है। बल्कि ये माना जा रहा है कि ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल चलाने वाला फाइटर जेट होगा। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। विमान से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की अपनी प्लानिंग की जानकारी अमेरिकी वायुसेना के 2 टॉप अधिकारियों ने खुद अपनी संसद को दी। उन्होंने बताया कि F-15EX फाइटर जेट अमेरिका की एयरफोर्स का पहला विमान होगा जो कि नई हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल से सर्टिफाइड होगा, यानी वो अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलों का लॉन्च पैड बनेगा। लेकिन बताया गया कि सर्टिफिकेशन का काम पूरा होते होते ये दशक खत्म होने को होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा घातक हथियार है जो न सिर्फ आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती है, बल्कि उड़ते हुए अपनी चाल भी बदल सकती है। इसी वजह से वो रडार तक को चकमा दे देती है और एयर डिफेंस सिस्टम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते।
चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साध दिया। कादिरोव को पुतिन का सबसे वफादार साथी माना जाता है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ चल रही जंग की शुरुआत में ही अपने लड़ाकों को वहां लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन जैसा कादिरोव ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। कुछ ही दिनों में युद्ध जीत लेने की आस लेकर लड़ रही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की सेना की तरफ से जोरदार टक्कर मिली। जंग इतनी लंबी खिंची कि तीसरे महीने में पहुंच गई। बस इसी बात ने रमजान कादिरोव की नाराजगी बढ़ा दी। उन्होंने पुतिन के फैसलों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कादिरोव ने यूक्रेन के कई शहरों का जिक्र करते हुए दावा किया कि रूसी सेना और उनके लड़ाके बस वहां कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन पुतिन के फैसलों की वजह से वो उन शहरों पर बेरहमी से धावा नहीं बोल पाए। और इसी बात ने रमजान कादिरोव के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद वो खुले तौर पर तो पुतिन की रणनीति के खिलाफ नहीं होते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि रमजान कादिरोव के मुताबिक उनके लड़ाके यूक्रेन में एक ऐसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ रूस की सेना की तरफ इशारा कर दिया कि उसे जंग में खुलकर लड़ने की आजादी नहीं दी गई। और कादिरोव का मानना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ जंग इतनी लंबी खिंच गई। अपने वीडियो के जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर यह संदेश दिया कि अगर उनके लड़ाकों को पूरी छूट मिले तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को मुट्ठी में कर लेंगे। और ऐसा कहा भी जाता था कि रमजान कादिरोव पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की जंग रूसी सेना के साथ उनके लड़ाकों के लिए भी गले की हड्डी बनती जा रही है, उसने कादिरोव को पुतिन से ही सवाल करने के लिए मजबूर कर दिया। अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अगले 2 दिन तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बांग्लादेश के साथ लगती सीमा का दौरा करेंगे और बीएसएफ जवानों के साथ भी कुछ समय बिताएंगे। यूपी के भदोही में एक ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक सिपाही भी शामिल है। बीसीसीआई ने पत्रकार बोरिया मजुमदार पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया। रिद्धिमान साहा ने उन पर इंटरव्यू के लिए धमकाने का आरोप लगाया था। अब बोरिया मजुमदार बीसीसीआई के कार्यक्रमों और उससे जुड़े खिलाड़ियों के इंटरव्यू नहीं कर सकेंगे। यूपी के बस्ती जिले में चला प्रशासन का बुलडोजर। बस्ती जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान शुरू किया और बुलडोजर की मदद से कई पक्के मकानों को ढहा दिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा न आए, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नैनीताल के रिहायशी इलाके में घूम रहे तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तेंदुए एक मोहल्ले में घूमता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जंगल में लगी आग की वजह से तेंदुआ इन दिनों रिहायशी इलाकों का रुख कर रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक थाने में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश गले में तख्ती डालकर पहुंच गए और थानेदार के सामने हाथ जोड़कर शपथ ली कि वो दोबारा कभी अपराध नहीं करेंगे। नसीम और नईम नाम के इन दोनों अपराधियों पर गोकशी समेत 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। और इस बीच भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। जम्मू के सांबा सेक्टर के पास चक फकीरा नाम की जगह पर एक खुफिया सुरंग को बीएसएफ ने खोज निकाला। और आरोप है कि कुछ दिन पहले जम्मू के सुंजवा में पुलिस से मुठभेड़ करने वाले आतंकी इसी रास्ते से भारत में दाखिल हुए थे। बताया गया कि बीएसएफ ने जम्मू के कई इलाकों में एक एंटी टनल ऑपरेशन चलाया हुआ था, जिसके तहत उसे ये कामयाबी मिली। दावा किया गया कि पाकिस्तान इस रास्ते से और आतंकियों को भारत में घुसाने की साजिश रचने में लगा था, लेकिन बीएसएफ ने उसके इस प्लान को कामयाब होने से पहले ही फेल कर दिया, जिसके बाद उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, जिसके तहत वहां सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए। क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकी हमले कराने की फिराक में है और इसी वजह से वहां सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर है। भारत को दहलाने के पाकिस्तान के इसी प्लान का सबूत थी 22 अप्रैल को जम्मू के सुंजवा में हुई आतंकी मुठभेड़, जिसमें सीआईएसएफ की एक बस और पुलिस की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और इसी मुठभेड़ में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया था, लेकिन एक जवान की भी शहादत हो गई थी। दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान से आए वो आतंकी इसी सुरंग के जरिए भारत में दाखिल हुए और फिर सुंजवा समेत जम्मू में 2 अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम दिया गया।
सामा सेक्टर में मौजूद ये सुरंग दोनों देशों के बीच लगे कंटीले तारों से महज 150 मीटर की दूरी पर मिली, जिससे पाकिस्तान के चेक पोस्ट चमन खुर्द की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। आशंका ये जताई गई है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में इस रास्ते से कई खूंखार आतंकवादियों को भारत में घुसाने की साजिश रच रहा है और जिसे सुरंग बंद कर नाकाम फिलहाल कर दिया गया। रूस के खिलाफ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बुचा में युद्ध अपराध के पहले चरण की जांच पूरी करने का दावा किया। साथ ही नरसंहार के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का भी भरोसा दिया। जिनकी बर्बरता के सबूत अब भी बुचा में जगह जगह बिखरे पड़े हैं और यूक्रेन पुलिस की जांच के बीच न्यूज 18 की टीम भी बुचा के माकारीव इलाके में पहुंची, जहां पुलिस को पड़ताल के दौरान कई सामूहिक कब्र मिली, जिनसे शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने इन लोगों को मारकर उनके शवों को इस इलाके में गाड़ दिया था। 3000 से ज्यादा जिसको कहें कि वॉर क्राइम्स जिसको कहें उसके मामले कीव पुलिस ने दर्ज किए हैं रूसी सैनिकों के खिलाफ। वहीं कीव पुलिस के मुताबिक माकारीव में रूसी सेना के कब्जे के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी और बुचा में हुए इस नरसंहार के मुद्दे पर न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया भर में रूस का विरोध किया गया था। और तो और यूएन ने तो इसके लिए अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर भी कर दिया था। हालांकि रूस हर बार अपनी सेना पर लगे आरोपों को खारिज करता रहा है। ईरान के सरकारी न्यूज नेटवर्क प्रेस टीवी ने रूस यूक्रेन की जंग पर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया। दावा यह कि अमेरिका भले ही यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए बार बार रूस को धमकियां दे रहा है, लेकिन अंदर खाने वो बहुत बड़ा खेल खेलने में लगा है। ये खेल है अपने दुश्मन रूस को ठिकाने लगाने का और इसके लिए अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की जंग खत्म ही ना हो, बल्कि वो जितनी लंबी खिंच सके खिंच जाए, ताकि जंग लड़ते लड़ते रूस इतना कमजोर पड़ जाए कि अमेरिका के रास्ते का कांटा ही साफ हो जाए। प्रेस टीवी ने यह दावा यूं ही नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका में काम करने वाले एक पत्रकार के हवाले से यह खबर छापी है। पत्रकार पैट्रिक लॉरेंस ने प्रेस टीवी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह यूक्रेन के युद्ध को लंबा खींचा जाए, करीब करीब अनिश्चित काल के लिए। उनका कहना है कि अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में जो बयान दिए हैं उससे ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका का बड़ा मकसद रूस को कमजोर करना, उसे तोड़ना है। इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन असल में वो उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है ताकि उसका अपना मतलब निकल पाए, जो कि है रूस की कमर तोड़ना। लेकिन यूक्रेन की जंग जारी रहने से अमेरिका को सिर्फ एक फायदा नहीं है। जंग के जरिए रूस का काम तमाम करना अमेरिका का इकलौता मकसद नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि इसके पीछे बाइडेन का बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान है। दावा है कि युद्ध की आड़ में बाइडेन अमेरिका में अपनी भद पिटने से भी बचना चाहते हैं। असल में चक्कर यह है कि 6 महीने में अमेरिका में संसदीय चुनाव, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का पहला मिड टर्म इलेक्शन है और शायद आखिरी भी। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें और ऊपरी सदन सेनेट की 35 सीटें दांव पर होंगी। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पार्टी की लगभग हमेशा मिड टर्म इलेक्शन में सीटें कम होती हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा, बल्कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बुरी तरह हारने का अनुमान है। ईरान के प्रेस टीवी को इंटरव्यू देने वाले पत्रकार ने भी कहा कि बाइडेन के पास वहां के लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते वो वोटरों के पास जा सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन की जंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि रूस के खिलाफ अमेरिका के लोगों में गुस्से को भुनाकर चुनाव जीता जा सके। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता ही नहीं यूक्रेन की जंग खत्म हो, बल्कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी के यूक्रेन दौरे को भी बाइडेन की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि बीते शनिवार को ही अचानक कीव पहुंची थी और वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैंसी पेलोसी की यूक्रेन की यात्रा अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले समर्थन जुटाने की एक कोशिश भी थी। इतना ही नहीं, नैंसी पेलोसी अमेरिका की सबसे सीनियर नेता है जिन्होंने यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां का दौरा किया। इसी वजह से ही उनके दौरों को रूस को भड़काने की चाल माना जा रहा है। मतलब अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। यूक्रेन की जंग लंबी खिंची तो उससे उसका दुश्मन रूस तो कमजोर होगा ही, बाइडेन सरकार को भी अपने यहाँ चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। यानी साफ कहें तो अमेरिका रूस से सीधे लड़े बिना ही उसे धूल चटाना चाहता है।